पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजा है। राजेंद्र नगर हादसे के बाद एमसीडी को नोटिस भेजा गया है। करोल बाग में एमसीडी का ऑफिस है, वहां सर्व करके आए हैं। देखिए जिस तरीके से जो ऑफिस है एमसीडी का, वहां पे नोटिस सर्व कर दिया गया, यानी कि पूरे हादसे के बाद अब जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है। एमसीडी को नोटिस भेजा गया है। तमाम लापरवाही, तमाम जो यहां पर कारगुजारियां हैं एमसीडी की, उसको लेकर के अब पुलिस की ओर से एक्शन तेज हो गया है। जहां पर पूरे हादसे को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने एमसीडी से जवाब मांगा है, नोटिस सर्व किया है। और बताना होगा एमसीडी को कि आखिर जिस तरीके से एक्ट किया गया, जल निकासी को लेकर तमाम स्टूडेंट्स ने शिकायत की, स्थानीय लोगों ने शिकायत की, उस पर क्या कार्रवाई की गई। और अब यहाँ पे देखिए सीधे रुख करते जतिन का प्रगति। बिल्कुल, जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब एमसीडी को नोटिस भेज दिया गया है और पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज बिल्कुल देखिए, करोल बाग में एमसीडी का दफ्तर है, वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम अब से कुछ देर पहले पहुंची है और एमसीडी को नोटिस सर्व किया है। और ये जरूरत इसलिए लगी है कि एमसीडी की परमिशन लेटर जो कि 2 साल पहले उसी एक तरीके से राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया था, उसके अंदर क्या कुछ चीजें लिखी गई थी उसको वेरीफाई करना है, ग्राउंड पेपर वर्क कंडक्ट करना है। लेकिन तस्वीरें एमसीडी आज सुबह से ही लगातार कार्रवाई कर रही है। उस बेसमेंट की तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर आज एमसीडी द्वारा कार्रवाई की गई। और एक बड़े इंस्टीट्यूट का जो बेसमेंट के अंदर एक क्लासेस चल रही थी उसको कहीं ना कहीं सील किया है। मेरे विजय को मैं कहूंगा थोड़ा अंदर आएंगे तो आप देख पाएंगे, ये दृष्टि विजन है। इसके अंदर जो बेसमेंट है, यहाँ पर तमाम जो क्लासेस चल रही थी उनको पूरे तरीके से सील किया गया है। और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सील जो है वो किया गया है। आप ये देखिए, ये बेसमेंट के अंदर कुछ अलग अलग 5 क्लासेस चल रही थी। 5 क्लासेस के अंदर 8 बैच चलते थे, उस पर अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की। आप ये देखेंगे जो सरकारी सील जो होती है वो यहाँ पर लगाई गई है। सिर्फ एक नहीं बल्कि इस पूरे बेसमेंट में जितने भी अलग अलग सेक्शंस थे, क्लासेस थे, उनको इसी तरीके से सील किया गया है। आप ये देखिएगा, यहाँ पर जो एक लोहे का गेट आप देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से सील किया गया है। ये एक और शटर आप यहाँ पर बंद देख रहे हैं, इसको पूरे तरीके से सील किया गया है। और मेरे विजय अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे जो यहाँ पर अलग अलग क्लासरूम के नाम से जो नंबर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर डले हुए हैं। लेकिन बेसमेंट के अंदर क्या तस्वीर है वो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिजली के तार आपको बेसमेंट के अंदर साफ तौर पर नजर आएंगे। अगर सोचिए कि कोई इमरजेंसी स्थिति यहाँ पर होगी, किसी भी तरीके का स्पार्क होगा तो कैसा होगा। देखिए, जहां पर बच्चों की क्लासेस चलती थी वहां की तस्वीर क्या, आप ये देखिए, बिजली का बहुत बड़ा पैनल आपको यहां पर नजर आ जाएगा। मान लीजिए अगर कोई शॉर्ट सर्किट यहां पर होता है तो क्या स्थिति रहेगी, और जो क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे। और मल्टीपल आपको बिजली के पूरे पैनल आप लाइन से देखेंगे, इस तरीके से आपको नजर आ जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण है कि क्लासरूम बेसमेंट के अंदर जो क्लासेस चल रही हैं उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रहा है। और मेरे विजय देखेंगे इस तरीके से जितनी भी बेसमेंट में क्लासेस इसको सील किया गया है। बच्चों की बात आपने सुनी, बच्चे साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक समय पे तकरीबन 700 से 800 बच्चे यहां पर पढ़ते थे। तो आप सोचिए, बेसमेंट जहां पर अभी हम मौजूद है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, वहां पर इस तरीके से क्लासेस चलती हैं। दूसरी तरफ बिजली के इतने बड़े बड़े पैनल्स, अगर कोई दुर्घटना होगी तो कैसे बच्चों को बाहर निकाला जाएगा। इस तरीके से बच्चों की क्लासेस। कोई स्वर्णकार क्या ये नहीं है? पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साथ जुड़े हुए, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए इन सभी कार्यों को जो आज केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं, क्या इसके साथ ओबीसी का रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है? आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का समय 2015 और 16 का समय, जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम आता है, 86 एसडीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं। क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हम लोग 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है। और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज के 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है, 60% से अधिक भर्ती हुई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000
भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई? 31,500। 31,500। उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया, और इसलिए इसे विवादित करना है, इसके लिए उन्हें बदनाम करना है, इसके लिए तमाम षड्यंत्र करने, इसके लिए तमाम प्रकार की साजिशें रची जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, 2006 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी गाजीपुर जनपद में, और गाजीपुर जनपद के साथ के उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले लोग कौन थे? उनके साथ, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनमें एक रमेश पटेल थे। क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? इनके साथ एक रमेश यादव भी थे। क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? ऐसे ही तमाम अन्य लोग थे। कोई सम यादव भी थे। क्या ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए तो इसका मतलब उन्हें आप ओबीसी में नहीं गिनेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे?